नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोकवार्ता न्यूज का संयुक्त कार्यक्रम। हमारे साथ लोकवार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी हैं इस चर्चा में। आज हम बात करेंगे कि बिहार से लेकर यानी पटना से लेकर दिल्ली तक जो विपक्ष की आवाज है, क्या उसकी आवाज को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार दबा रही है? विपक्ष के नेताओं के तो यही आरोप हैं और जो कुछ चल रहा है उसको इसी आईने में देखेंगे। आज दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक चल रही है। उस बैठक का इंडिया ब्लॉक के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं स्टेट्स के, उन सब ने उसका बहिष्कार किया है, उस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंह वहां उस बैठक में मौजूद हैं। एकमात्र विपक्ष से ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उस बैठक में शामिल हुई, लेकिन बैठक के बीच में ही अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बाहर निकल गई हैं। और क्या कुछ बोली हैं, उस बैठक में क्या हुआ, बिहार की सियासत को देखें तो वहां कुछ क्या हो रहा है, कैसे विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, उन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे प्रभात जी से। समझते हैं आखिर मसला क्या है। प्रभात जी, आज नीति आयोग की बैठक चल रही है, बैठक के बारे में क्या इनपुट्स हैं आपके पास, क्या अपडेट्स हैं? नहीं, जो आपने कहा वो बहुत सही है और सच है कि विपक्ष के आवाज को केंद्र सरकार और मोदी सरकार दबाने में लगी हुई है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। और ममता बनर्जी भी नाराज होकर निकल गई और उसने भी अपनी बात पूरी तरह से वहां रखने में उनको मौका नहीं दिया गया। कहा जा रहा है कि 5 मिनट के बाद ही माइक को स्विच ऑफ कर दिया गया। हालांकि बैठक में जो सरकारी लोग हैं उनका कहना है कि यह गलत आरोप है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 7वें नंबर पर उनको बोलना था, फिर भी बोलने दिया जा रहा था। उनको 5 मिनट का मौका दिया गया था और 5 मिनट बोलने का मौका दिया गया। मैं एक सवाल आपसे कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन एक बड़ी ताकत और एक बड़ी उम्मीद 2024 की रही है और उसका परिणाम भी सामने आया है। इंडिया गठबंधन के जो भी घटक हैं उनके 7 मुख्यमंत्री, 6 मुख्यमंत्री नहीं हिस्सा ले रहे थे इस बैठक में। ममता बनर्जी अकेली उस बैठक में शामिल होने गई। ममता बनर्जी शामिल होने गई, यह उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जहां तक गठबंधन धर्म का सवाल है तो गठबंधन धर्म के खिलाफ ममता बनर्जी एक नहीं अनेकों फैसला ले चुकी है और उनका यह आदत एनडीए में भी रहा है और इंडिया गठबंधन में भी रहा है। वो बंगाल के इशू पर हमेशा अलग दिखती रही है। वो अपनी छवि बनाना चाहती है, वो अपना इशू रेस करती है। ऐसे में कोई गठबंधन के लिए कितना मुश्किल और कितना कठिन होगा कि वह जब सुविधा हो तो उस गठबंधन के धर्म को निभाए और फिर अलग हो जाए। यह एक सवाल मेरा ये है। जहां तक बिहार का सवाल है और ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी बिहार के मामले में हमेशा उन ओपिनियन उसका बायस्ड रहा है और संबंध भी 36 का रहा है। वह बिहार के विकास को कतई फूटी आंखों उसको नहीं सुहाता है। वह बिहार में विकास देखना ही नहीं चाहती है। रेल मंत्री जब वह बनी थी तो जो बिहार में रेल के लिए जो विकास हुआ था, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार ने जो भी किया था, उन सारे प्रोजेक्ट को डाइवर्ट करके बंगाल में और अन्य राज्यों को दे दिया था। यह भी इतिहास का एक साक्ष्य है। लेकिन यह बात दूसरी बात है। नीति आयोग की बात पर हम आते हैं कि नीति आयोग, बहुत अच्छी बात है कि नीति आयोग के बैठक में 6 मुख्यमंत्री वॉकआउट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एनडीए का अपना माने डिजाइन है, माने लोकसभा से लेके किसी भी बैठक का, कि उनको जो भी फैसला लेना होता है वो अपने हिसाब से फैसला लेते हैं।
और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं गए, जो कि एनडीए के पार्ट है। उनके दोनों मुख्यमंत्री गए हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्या कि नहीं गए हैं उस बैठक में, सम्राट चौधरी विजय कुमार सिंह गए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं तो आप सही ही कह रहे होइएगा, जो भी हो। लेकिन अगर बैठक में गए हैं तो वो क्या सवाल बिहार के पक्ष में उठाते हैं, बिहार के पक्ष में क्या बोलते हैं, यह नहीं, भी लेकिन महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री नहीं गए इतनी अहम बैठक में, जिसमें सीएम को जाना चाहिए था। क्या नहीं, है कुछ अंदर अंदर कुछ नहीं, है क्या देखिए, मामला? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं गए। मुख्यमंत्री विशेष राज्य का दर्जा अब मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री को विशेष पैकेज नहीं चाहिए। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बहुत कमजोर स्थिति में है, और जो गठबंधन है उसमें भाजपा एक ताकतवर स्थिति में है, और फिर भी जो जनमत का ताकत उनको लोकसभा के चुनाव में मिला है, और जिस तरह से उन्होंने सीटों के मामले में लोकसभा के चुनाव में बराबरी की है, थोड़ा सा उसके कारण उनका साहस बढ़ा है। और इसी साहस का परिणाम है कि वो उन्होंने इस बैठक से अलग रहकर एक एनडीए को संकेत दिया है कि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है कि उनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। विशेष राज्य के अच्छा, दर्जा के दूसरा मामले में, एक सेकंड, दूसरा विशेष राज्य के दर्जा के मामले में मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा, और यह सवाल जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार है उससे भी होगा। और कई समय और परिस्थिति के अनुसार मांग बदलती है, और उसके मापदंड में भी परिवर्तन होता है। तो मापदंड में अगर आज एनडीए से परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा है, तो यह नीतीश कुमार की कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि नहीं, एक जब और विशेष सवाल है राज्य का प्रभात जी, एक और सवाल है कि अ, विशेष राज्य का दर्जा का मामला तो है ही। बिहार विधानसभा में जो हंगामा हुआ, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब भी दिया है कि आरक्षण की सीमा जो 65% बढ़ाई गई, जिस पर हाई कोर्ट ने उसको उस पर मतलब उनका फैसला आया उसके खिलाफ। तो नीतीश कुमार ने जानकारी दी कि इसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी मूव किया गया है। तो केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची को लेकर तो कोई इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। दो सवाल देखिए, हैं बिहार के मुख्यमंत्री के सामने केंद्र सरकार और का केंद्र जो सरकार सामने है। मोदी सरकार का बिहार के मामले में उसी तरह का सौतेला व्यवहार है जिस तरह का कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस के राजपाट में भी वही हुआ है जो मोदी सरकार में हो रहा है। दोनों इस मामले में बराबर की दोषी है। इस पर एक लंबी बहस, लंबी बातचीत की जा सकती है, और हम लोग के पास समय सीमित है, इसलिए हम इस पर अभी लंबी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो भी मुद्दा बिहार से जुड़ा, बिहार के हित का है, बिहार के लोगों का है, उस पर केंद्र सरकार उसको ठंडे बस्ते में डाल देना चाहती है। वह अभी बिहार में जो भी मामला है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो उसका एक ही उपाय है कि केंद्र सरकार आरक्षण के मुद्दे को 9वीं अनुसूची में अगर डाल देती है, तो वो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपसे आप निरस्त हो जाएगा, और यहाँ 65% रिजर्वेशन बहाल हो जाएगा। लेकिन लेकिन यह क्या तो वही लगता है कि सरकार मोदी सरकार, एनडीए सरकार ऐसा करेगी? नहीं नहीं, केंद्र की सरकार वही सरकार है ना जिसने आरक्षण जब सवर्णों को दिया, तो 50% जो लोग थे, जो सामान्य वर्ग के लिए सीट था, उसमें ये क्लॉज लगा दिया गया कि अगर जो लोग आरक्षण का दावा करेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये आप जानते हैं, ये सच्चाई है ना कि तो कुल मिला के सवर्णों के हिस्से 60% का दावा है, 60% का अवसर है, और हम लोगों के हिस्से 40% भी नहीं है। तो ये स्थिति, ये जो विकट परिस्थिति है, तो केंद्र सरकार के नियत और नीति में मैं बराबर से कह रहा हूं कि कोई अंतर नहीं है, कहीं से भी कोई इस मामले में कोई। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आज जो मेरे, अगर हम जो नीति आयोग की बैठक हो रही है, अगर हम विपक्ष के नेता होते, हम अगर उसकी जगह अगर वहां होते, तो हम आज भारत की सरकार से मांग करते कि वर्तमान जो परिस्थिति है, और जो बिहार की परिस्थिति है, बंगाल की परिस्थिति है, उड़ीसा की परिस्थिति है, उसमें मैदानी इलाकों के लिए
विशेष राज्य के दर्जा का जो पुराना नॉर्म है उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। क्या है कि इस तरह का कांग्रेस की सरकार ने जब 7 हिल्स को, जो पूर्वांचल के राज्यों को आरक्षण देने के लिए जो पुराना जो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का के लिए जो बना था प्रावधान, उसमें सुधार किया गया था, तो उसको कहा जा सकता था। तो एक बड़ा गोल होता कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस समय चूक जाती है कभी कभी और छोटी छोटी राजनीति में फंसी रह जाती है। अच्छा, इससे ममता बनर्जी ने जो बाहर निकली जब बहिष्कार करके, तो उन्होंने मीडिया से जो बातचीत की है, जो बताया है उसमें कि जो नीति आयोग है उसके पास कोई वित्तीय शक्ति ही नहीं है। तो वित्तीय शक्ति, या तो वित्तीय शक्ति दी जाए या फिर जो पुराना है, जो योजना आयोग जिसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, तो उसको वापस किया जाए। और दूसरी तरफ बंगाल को फंड की बात को लेकर के, फंड की बात पर चर्चा की। तो क्या ये नाराजगी जो है, क्या इंडिया ब्लॉक के खिलाफ या पक्ष में जाएगा? क्या है मतलब, इससे क्या होगा? इंडिया ब्लॉक मजबूती या एकता दिखेगी बाद में, या खुश होगा जो बाकी मुख्यमंत्री नहीं गए हैं? देखिए, इंडिया ब्लॉक का की जो ताकत है वो 6 मुख्यमंत्री वहां अनुपस्थित रहे, यह ताकत अपने आप में पर्याप्त है। कहीं ना कहीं से दिख रहा है कि इंडिया ब्लॉक मजबूत है। संसद में भी जिस तरह से उनका विरोध दिख रहा है, और 10 साल के शासन के बाद, मोदी सरकार के 10 साल के शासन के बाद, मोदी 3 के शासन काल में जो संसद में अब विपक्ष दिख रहा है, वो विपक्ष की ताकत को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। ओम बिरला जिस तरह से परेशान दिखते हैं सरकार को बचाने, और अपनी गरिमा से बाहर हटकर भी वो जिस तरह से सरकार का बचाव करते हैं, उससे साफ नजर आता है कि विपक्ष की क्या ताकत है। इसलिए तो अच्छा, नीति आयोग की बैठक में क्या सब हुआ है? एक बात कहा है कि ममता बनर्जी का जो कमिटमेंट है किसी गठबंधन के प्रति, वो बहुत गलत है, और इस पर राहुल गांधी को विचार करना चाहिए। इसी ममता बनर्जी के कारण इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ जो घटना हुई, उसमें उस समय भी यही ममता बनर्जी और लालू यादव थे। लालू प्रसाद यादव पर मैं बाद में आऊंगा, कभी बड़ी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी नायिका है, एक ऐसी खलनायिका है जो बार बार किसी चीज के खेल को बिगाड़ देती है। अच्छा, नीति आयोग की बैठक में क्या सब चर्चा हुई है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब किसी गठबंधन के एकता का सवाल है, तो 6 लोग अगर नहीं जा रहे हैं तो 7वें को वहां जाने का क्या औचित्य है? ये आप भी नहीं, तो सोच सकते देखिए, हैं। ये ममता बनर्जी का तो पुराना ये है, रिकॉर्ड है। मायावती हो या फिर ममता बनर्जी, इन दोनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि कब क्या निर्णय लेगी, जिसके साथ खड़ी होंगी, क्या बिल्कुल पैर जमा कर खड़ी होंगी। ये तो पहले से पुराना रिकॉर्ड है, लोग जानते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम बात कर रहे थे कि नीति आयोग की बैठक में जो कुछ पॉइंट्स हैं जो जिस पर चर्चा हुई है, वो आपके पास है क्या? एक सवाल आपने उठाया था कि नीति आयोग को कोई वित्तीय पावर नहीं है। निश्चित तौर पर योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। जो प्लानिंग कमीशन था वही, क्योंकि नीतीश माने जो ये सरकार है एनडीए की, उसमें नाम बदलने का पुराना एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। हमेशा शौकीन लोग हैं बीजेपी के लोग नाम बदलने का, कल की तारीख में लेकिन अपना नाम नहीं बदल पाया आज तक। कल की अपना नाम छोड़ के बाकी का नाम चेंज करते रहते हैं जी। कल की तारीख में इस संसद का नाम बदल के अगर वो पंचायत कर दे तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। तो उसी तरह से जो भी कांग्रेस का दिया हुआ नाम है उसको बदलकर वो अपनी एक नयापन का वो बोध कराना चाहती है। इंडिया गेट हो चाहे जो भी हो, हर जगह वो कोई ना कोई नया नाम लाना चाहती है। कई शहरों का वो नाम बदलती है। यह सब कोई नया किस्सा नहीं है। जहां तक नीति आयोग का सवाल है, तो नीति आयोग का मतलब पुराना ही है, और नीति आयोग में नीतियां निर्धारित होती है। और आज की बैठक में सबसे अहम यह है कि जो नीतीश कुमार की सरकार के
जो एनडीए, जो बिहार में जो एनडीए की सरकार है जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, अगर वह उस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो जो उनके घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो या हम पार्टी हो, जो भी ये है, उसके 3 मेंबर बनाए गए हैं बिहार से, जिसमें राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जो केंद्रीय पंचायत मंत्री है, और चिराग पासवान है जो उपभोक्ता मंत्री है, और जीतन राम मांझी हैं जो एमएसएमई के मंत्री हैं, वो भी इसके हैं। आज देखना यह है कि वो बिहार को विशेष राज्य दिलाने के लिए कैसी वकालत करते हैं, वो क्या बात रखते हैं। नीतीश कुमार तो नहीं है, नीतीश कुमार तो 2005 से विशेष राज्य का दर्जा का मांग उठा रहे हैं। उसके पहले जो बिहार का बंटवारा हुआ था उस समय लालू यादव ने कहा था कि मेरे लाश पर बिहार बटेगा, और बिहार बट गया। राबड़ी देवी उस पर सिग्नेचर कर दिए। बिहार विधानसभा में वो जब मामला पास हुआ तो उस समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। तो बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस के लोग भी विपक्ष में थे, उस समय भी बवाल करना चाहिए था कि बिहार के साथ जो इतना बड़ा बवाल हो रहा है। बहुत सारा बात है, आज बहुत बवाल पटना में काटा जा रहा है, विधानसभा से सड़क तक। लेकिन नीतीश कुमार वह व्यक्ति है जो 2005 से लेकर अब तक इस बात पर अडिग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और आज वह नहीं गए इस बैठक में। ये बहुत बड़ी बात है, उनको बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन क्यों नहीं गए इसका कारण अभी पता नहीं चला है, और विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, मानक नहीं पूरा करता है बिहार। इसके बाद नीतीश कुमार ने बहुत रिएक्शन वैसा नहीं दिया है जिससे लगे कि उससे नाराजगी है। नहीं, उसमें दिक्कत यह है कि जब तक नीतियों में परिवर्तन नहीं होता। कांग्रेस के जमाने में भी नीतीश कुमार जब इस मनमोहन सिंह से मिले थे और उनके सामने यह मामला रखा था, उस समय योजना आयोग में यह मामला गया था, तो उसमें यही कहा गया था कि जो वर्तमान मानक है उस मानक में दिया जाना संभव नहीं है। इसमें जो बैठक होगी उसमें हम लोग विचार करेंगे, और अगर इसमें परिवर्तन होता है तो बिहार को दिया जा सकता है। यह बात मैंने पिछले बार भी ये जो नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें भी जब मामला उठा तो हुआ कि तो ये विचार कब किया जाएगा, ये मामला। चलिए आगे हम बात करते हैं, समय कम है। मैं शुरुआती जो ओपनिंग कमेंट आपको नहीं, एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा इसलिए जरूरी है बिहार के लिए कि यहाँ जो गरीबी है, जो प्रति व्यक्ति आय है, जो यहाँ बेरोजगारी है, जो संसाधन की कमी है, इसके लिए अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो 30% जो विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्यों को केंद्र से विशेष विकास के लिए राशि मिलती है, उसमें भागीदारी बिहार को मिलेगी। जो नहीं तो 90% हिस्सा होगा, जो 90% राशि का हिस्सा होगा वो केंद्र सरकार देगी, 10% राशि बिहार को देना होगा। वो कर्ज लेके भी दे सकती है जो बहुत मामूली इंटरेस्ट पर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जो टैक्स बेनिफिट है, वो टैक्स बेनिफिट अगर मिलेगा तो यहाँ इंडस्ट्रीज आएगी, कई उद्योग कल कारखाने खुलेंगे। आज जिस तरह से बेंगलोर से आईटी इंडस्ट्रीज को वहां से कम करने का दबाव है, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, अगर बिहार टैक्स बेनिफिट देने के लिए आईटी सेक्टर को तैयार हो जाए तो बिहार में कई आईटी सेक्टर आ सकता है। यहाँ बेरोजगारी का बड़ा समस्या हल हो सकता है। बंगलोर में बढ़ती सघन आबादी के कारण वहां से आबादी को कम करने का बड़ा दबाव। जी, तो नीति आयोग की बैठक में 2-3 अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई है। एक तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है, और दूसरी चीज बताई गई है कि भारत $5 ट्रिलियन के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया गया है। अब ये होगा क्या होगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे जब शुरुआती जो हमने बात रखी उसमें कि कैसे दिल्ली से पटना तक और पटना से दिल्ली तक विपक्षी दलों के
जो नेता हैं उसकी आवाज बंद की जा रही है, दबाई जा रही है। जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा माइक बंद कर दिया गया, 5 मिनट ही बोल पाए, नायडू 20 मिनट बोले, और जो पक्ष वाले जो सीएम है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बोल रहे थे। अभी लोकसभा का मानसून सत्र के दौरान लगातार बातें हो रही हैं, कैसे आवाज दबाने को लेकर के चर्चा हो रही है। और बिहार में जो अभी यहाँ मानसून सत्र चल रहा है, इसमें एक दो बड़ी घटना हुई है। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द हो गई है, और कल भी हंगामा हुआ बिहार विधानसभा में। लगातार राजद और जो कांग्रेस और माले के जो विधायक हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आवाज बंद कर दी जा रही है सुनील कुमार सिंह को लेकर। और जो कुछ हंगामा हो रहा है, कैसे बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। कल पूर्णिया में तनिष्क के शोरूम में करोड़ों की के ज्वेलरी लूट ली गई। हत्याओं का दौर जारी है। इसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ था। तो ये क्या है, बिहार में सुनील कुमार सिंह का क्या मामला है, और जो विपक्ष के नेता लगातार बढ़ते अपराध को लेकर जो हंगामा करते रहे, जिसके बाद लाठियां बरसाई गई, माइक बंद करने की बातें आई, तो इसको कैसे देखते हैं बहुत संक्षेप में। सुनील कुमार सिंह का मसला भी थोड़ा सा उस पर आप जिक्र करिए। सुनील कुमार सिंह का जो मसला है वो मिमिक्री का मसला है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो राजनीति का जो स्तर हो गया है, और जब अब किसी की आलोचना करते हैं और कोई व्यक्तिगत संबंध आपका किसी से अगर दिखता है, तो आप कांटे माने आंख के कांटे बन जाते हैं, आप उसके आंख पे चढ़ जाते हैं। सुनील कुमार सिंह राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे थे। अभी जो चुनाव छपरा में भी हुआ, तो वो पूरे चुनाव का कैंपेन वही संभाल रहे थे, और लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ वो जबरदस्त तरीके से बोल रहे थे। और जो संविधान का तौर तरीका होगा, ये तो सामने आएगा कि देवेश चंद्र ठाकुर जो सभापति थे, उन्होंने ये फैसला दिया, उसने फैसला में क्या दिया है और किस आधार पर उनको निलंबित किया गया है। निलंबन हुआ है तो निलंबन में जवाब भी दे सकते हैं, और जवाब अगर संतोषजनक नहीं होगा, तब उनकी सदस्यता समाप्त करने की बात आएगी। निलंबन सस्पेंशन है, तो उसमें कुछ ना कुछ सवाल उनके पास आया होगा कि जिसका उनको जवाब देना होगा। ये तो सदस्यता खत्म कर दी गई है ना, अभी निलंबन क्या है? निलंबित कर दी गई है। शब्द हम आज अखबार में पढ़े कि निलंबित कर दी गई है। मेरे पास जो अखबार, उसमें तो आचार समिति की अनुशंसा पर जो सभापति ने फैसला सुनाया है, उसमें है राजद एमएलसी सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता खत्म कर दी गई। तो आचार समिति की अनुशंसा पर। तो अब उसमें ये टेक्निकलिटी है कि हम देखेंगे, हम बता नहीं पा रहे हैं उससे, लेकिन जो भी है। और मोहम्मद शाहिद ये है, कारी सोहेब है ना? हाँ ठीक है। और दूसरी बात ये, उनको दो अगले सत्र में 2 दिनों के लिए निलंबित किया गया, उनको निलंबित किया गया है। हमारे कहने का मतलब, बिहार में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा हो या संसद में दबाया जा रहा हो, विपक्ष के आवाज को दबाना जनतंत्र की हत्या है, और यह किसी भी स्तर पर ये शोभनीय नहीं है। और मुझे भी लगता है कि सुनील कुमार सिंह ने जो भी माने उनका अपराध रहा हो, तो ऐसे अपराधी कई हैं, उनको भी सजा, अगर सुनील कुमार सिंह को सजा मिली है, तो इस तरह की सजा कई सत्तारूढ़ दल में बैठे ऐसे नेता हैं, उनको भी मिलनी चाहिए। ये मेरी राय है, ये व्यक्तिगत राय है मेरी, ये व्यक्तिगत राय है। समय कम है, कम समय में समेटना है हमें। हाँ, ये कोई और दूसरा मामला से कुछ जोड़ दूं, अपराध को लेकर जो आप कह रहे हैं, अपराध को लेकर जो भी चीजें है, ये पूरा शर्मनाक है। और नीतीश कुमार जिस कानून के राज के बदौलत 18 साल 19 साल शासन किए हैं, उसमें यह कुछ हाल का जो कुछ वर्ष है, जब से ये जो नए डीजीपी आए हैं, उसके बाद से जो कानून, जो इसके पहले भी थे, 2 डीजीपी का कार्यकाल इतना अपराध के मामले में बिहार के लिए दुखदाई और निराशाजनक रहा है कि उसकी चर्चा जो भी की जाए वो कम। नहीं, जो दिल्ली में दिखा, दिल्ली यानी दिल्ली की सत्ता,
लोकसभा सत्र के दौरान किस तरह पिछली बार भी इलेक्शन के पहले भी किस तरह 100 से अधिक विपक्ष के नेताओं को बाहर निकाल दिया गया। वो बिहार में भी वो चीज़ें दिखने लगी है कि मिमिक्री करने पर, मिमिक्री तो एक आर्ट है, कला है। लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री ना जाने कितने कलाकार और दूसरे नेता भी करते रहे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ताज़ा बयान है, औरतों पर, स्त्रियों पर जो पहले ये पॉपुलेशन को लेकर जो बयान आया था, जिसकी मोदी ने भी आलोचना की थी। अभी उन्होंने एक आरजेडी के विधायक को उन्होंने कहा कि अरे चुप रहो, औरत हो क्या जानती हो। तो इस उनकी टिप्पणी अगर देखी जाए तो औरत को वो कमतर आंकते हैं। तो ये मिमिक्री करना या किसी का वो मजाक उड़ाना, वो कैसे वो सदन की गरिमा और बाकी चीजों के खिलाफ है और कैसे अनुशंसा की गई है। हालांकि देवेश चंद्र ठाकुर को केंद्र में लेकर के, मतलब उनको, उन पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे पूरा खेल देवेश चंद्र ठाकुर के माध्यम से लोकसभा भेजने को लेकर नीतीश कुमार के यहाँ प्लानिंग बनी 19 अप्रैल को शायद। और इसके पहले डॉक्टर प्रोफेसर रामबली सिंह को, रामबली सिंह है ना, चंद्रवंशी, उनकी सदस्यता गई थी। खैर वो तो पार्टी में थे, उनका उदाहरण अभी सत्ता पक्ष के लोग नेता दे रहे हैं कि परंपरा तो वहीं से शुरू हो रही है। लेकिन वो तो पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी की तरफ से शिकायत की गई थी विधान परिषद के जो सभापति है उनके निकट। जी, अंतिम टिप्पणी के साथ खत्म एक करेंगे। बात आपको हम जरूर कहेंगे कि सुनील कुमार सिंह भी कुछ हद पार करके लगातार बयान देते रहे हैं, जिसे सुधाकर सिंह भी देते रहे हैं। और जहां तक रेखा देवी का सवाल है, जो आरजेडी की रेखा देवी है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसलिए कि कोई वो उनके बोलने का टोन ऐसा नहीं था कि तुम नहीं जानती हो। जैसे हो एक सीनियर आदमी अपने थोड़ा सहयोगी को जिस तरह से, नीतीश कुमार उस दिन अपराध किए बड़ा महिलाओं के मामले में किया था जिस दिन वो परिवार नियोजन का मामला उठा था। लेकिन रेखा देवी के साथ जो बात हुई है वो कोई बहुत, लेकिन राजनीति है कि राजनीति में छोटी बात को बड़ी बात बनाई जाती है और बड़ी बात को छोटी कर दी जाती है। नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति है उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। दरअसल उनका जो पहले व्यक्तित्व रहा है उसके लेके लोगों की अपेक्षा ऐसी रहती है कि उनसे बहुत शालीन व्यवहार और किसी मामले में बहुत शालीन फैसले की उम्मीद रहती है। और हम तो चाहेंगे कि सुनील कुमार सिंह को लेकर भी जो फैसला लिया गया है, नीतीश कुमार को उस पर विचार नहीं। वैसे सुनील कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि हमारी बात नहीं सुनी गई है, वो बड़ा मसला है। खैर वक्त हमारे पास नहीं है, तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह से पटना से लेकर बिहार तक, पटना से लेकर दिल्ली तक एक ही पैटर्न दिख रहा है। जब से बिहार में एनडीए की सरकार, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, तब से सदन में भी दिल्ली वाला पैटर्न दिखता है। सत्र के दौरान कैसे विपक्षियों को पर अंकुश लगाई जाए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार।